हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्व की प्रमुख जनजातियां। यानी विश्व में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। इन जनजातियों की बात करें तो इसमें एस्किमो है, सेमोइड है और पिग्मी है, सेमांग है, सकाई है, बुशमैन है, खिरगिज है, भील, संताल, गोंड, यानी कई प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। और ये जनजातियां क्या होती हैं, मतलब दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी इलाकों में, उष्णकटिबंधीय शुष्क मरुस्थलों में, घने जंगलों में निवास करती हैं। और इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं होती हैं। और इन जनजातियों का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो खाद्य संग्रहण है, आखेट है, घूमकर जीवन व्यतीत करना है, पशुचारण है और आदिम ढंग से जीवन निर्वाह कृषि करना इनका मुख्य अर्थव्यवस्था का आधार होता है। और जनजातियां वास्तव में एक जैविक समूह का नहीं बल्कि क्या है, सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। जनजाति लोगों का वह समूह है जो अपनी सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं जिसमें आज हम सबसे पहले बात करेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो जनजाति तो एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाले। खाने वाले यानी कच्चा मांस खाने वाले, यानी बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने वाले। और इनमें बात करें इनकी शारीरिक संरचना की, यानी पहला अपना पॉइंट है शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना, इनकी शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले बात है कि एस्किमो जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इनका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। चेहरा सपाट व चौड़ा तथा त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा होता है। बाल काले व कद मंजला। वह नाक चौड़ी। वह चपटी, नाक चौड़ी व चपटी होती है। आंखें गहरी कत्थई व तिरछी होती हैं। और इनका जबड़ा इनका जो जबड़ा होता है वो बाहरी और मुंह चौड़ा
तो दांत सफेद और मजबूत होते हैं, यानी इनका जबड़ा बाहरी व मुंह चौड़ा तथा दांत सफेद व मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं। और इनकी मुख्य विशेषता ये भी है कि ये घोर संकट काल में, घोर संकट काल में स्थिरता, गंभीरता व विवेक बनाए रखते हैं। विवेक बनाए रखते हैं और सरल स्वभाव, सरल स्वभाव सरल स्वभाव व हंसमुख हंसमुख प्रकृति के होते हैं। ये इनकी क्या है, शारीरिक विशेषता है कि नाक चौड़ी चपटी होती है, आंखें गहरी कत्थई व तिरछी, इनका जबड़ा होता है जो बाहरी होता है और मुंह चौड़ा होता है, दांत सफेद और मजबूत होते हैं, शरीर से हष्ट पुष्ट होते हैं और घोर संकट काल में भी ये अपनी स्थिरता और गंभीरता और विवेक बनाए रखते हैं और सरल स्वभाव और हंसमुख प्रकृति के होते हैं। ये इनकी शारीरिक बनावट है। इसके बाद में हम बात करें तो वो है इनका निवास क्षेत्र, यानी किस क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। निवास क्षेत्र की बात करें तो ये अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि बेरिंग जल संधि तक इनका विस्तार है। अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि तक इनका निवास क्षेत्र होता है, तक इनका निवास क्षेत्र है, निवास क्षेत्र है। यानी अलास्का से लेकर बेरिंग जल संधि तक इनका निवास क्षेत्र है। जैसे बात करें मुख्य मुख्य क्षेत्र इनके, अलास्का, कनाडा, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया क्षेत्र, और साइबेरिया में क्या है, उत्तरी क्षेत्र, ये इनका मुख्य निवास क्षेत्र है। यानी ये कठोर तापमान में निवास करते हैं, यानी कठोर तापमान होता है इनका, कठोर तापमान यानी कठोर तापमान यानी बर्फीले क्षेत्रों में, बर्फीले क्षेत्रों में निवास करते हैं। और आप लिखो तो और भी लिख सकते हो, जैसे इनका
टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से कम होता है और सर्दियों में वो 0 डिग्री से भी कम पहुंच जाता है। कठोर जलवायु जहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पनप पाती, वनस्पति का अभाव होता है, पेड़ों का अभाव होता है या बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, इस प्रकार के कठोर जलवायु क्षेत्र में एस्किमो लोग निवास करते हैं। अब इनकी बात करें आर्थिक क्रियाकलापों की। यानी आर्थिक क्रियाकलाप कौन से इनके आर्थिक क्रियाकलाप, तो आर्थिक क्रियाकलापों में बात करें तो ये आर्थिक क्रियाकलापों में सबसे पहले इनका आता है आखेट। और आखेट क्या है, इनकी आजीविका का मुख्य साधन है। यानी आखेट है वो आजीविका का मुख्य साधन होता है। आखेट है वो इनकी आजीविका क्या है, मुख्य साधन होता है। अब बात करें आखेट, तो आखेट ये एक तो शीतकालीन आखेट करते हैं और एक ग्रीष्मकालीन आखेट करते हैं। एक तो है शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट, और दूसरा इनका है वो है ग्रीष्मकालीन या बसंतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट। अब जो शीतकालीन आखेट है, शीतकालीन आखेट करने की इनकी दो विधियां हैं, दो विधियां होती हैं, दो विधियां हैं। तो एक तो उसमें है उत्तोक माऊपाक, माऊपाक विधि, और दूसरी इसमें है इतुरपाक विधि। यानी आखेट है वो दो तरीके से करते हैं, एक शीतकालीन आखेट होता है और एक बसंतकालीन आखेट होता है। शीतकालीन आखेट की दो विधियां हैं, माऊपाक और इतुरपाक, और बसंतकालीन आखेट में एक विधि है इनकी, उसको कहते हैं उत्तोक। यानी इन तीन तरीकों से ये शिकार करते हैं। तो माऊपाक में क्या होता है, यह है माऊपाक। इस माऊपाक में क्या होता है, माऊपाक में एक छिद्र द्वारा, एक छिद्र होता है, यानी बर्फ के अंदर एक छिद्र होता है। उस छिद्र में जब सील मछली श्वास लेने आती है तब ये हार्पून, यानी हार्पून एक हथियार होता है इनका, हार्पून, हार्पून हथियार द्वारा सील मछली का शिकार करते हैं। यानी माऊपाक का मतलब है, माऊपाक का वैसे भी मतलब होता है, माऊपाक का अर्थ, यानी इस शब्द का शाब्दिक अर्थ का बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना। यानी माऊपाक में क्या होता है, यानी ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब सील मछली श्वास लेने के लिए बाहर आए, और जैसे ही सील मछली श्वास लेने के लिए बाहर आती है तब ये हार्पून हथियार फेंक कर उस सील मछली का शिकार करते हैं। और इस प्रक्रिया में इनको माऊपाक विधि कहा जाता है। यानी प्रतीक्षा करके शिकार करना, तो वो विधि हो गई माऊपाक विधि। और इतुरपाक में क्या होता है, दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र पर ये मछलियों को बुलाने के लिए चारा डालते हैं। यानी इतुरपाक में क्या है, दो छिद्र होते हैं, एक छिद्र पर यहाँ पे ये क्या करते हैं, चारा डालते हैं, चारा डालते हैं, और दूसरे छिद्र में ये संकेत मिलते ही उस पर हार्पून हथियार फेंक कर शिकार कर लेते हैं। तो ये हो गया इतुरपाक विधि। यानी माऊपाक और इतुरपाक में इतना ही फर्क है कि माऊपाक में एक छिद्र होता है और उस पर ये प्रतीक्षा करते हैं, और फिर मछली श्वास लेने के लिए जैसे ही बाहर आती है तो ये शिकार कर लेते हैं। इतुरपाक में दो छिद्र बनाते हैं ये बर्फ में, और एक छिद्र पर चारा डालते हैं मछली को बुलाने के लिए, और जैसे ही मछली बाहर आती है तो दूसरे छिद्र से ये संकेत मिलते ही हार्पून हथियार फेंक उसका शिकार कर लेते हैं। ये इतुरपाक विधि है। और उत्तोक क्या है,
उतोक में ये क्या करते हैं, इसमें सील मछलियाँ जैसे श्वास लेने के लिए, यानी श्वास लेने के लिए बसंतकालीन में श्वास लेने के लिए बाहर आती है, या धूप सेकने के लिए जैसे मछली आती है, धूप सेकने के लिए जैसे मछली बाहर आती है तो ये उनका शिकार कर लेते हैं, ये उनका उतोक शिकार कहलाता है। इस प्रकार का शिकार को उतोक कहते हैं। ठीक, ये तो इनके शिकार करने का एक विधि थी या तरीका था, यानी किस प्रकार से ये शिकार करते हैं, ये सब था। अब बात करें इनके भोजन की। यानी भोजन की क्या व्यवस्था होती है, तो इनके भोजन की व्यवस्था यही कि कच्चा मांस है वो इनका मुख्य भोजन है। जैसे कच्चा मांस होता है, कच्चा मांस मुख्य भोजन होता है, कच्चा मांस मुख्य भोजन होता है, यानी कच्चा मांस है वो इनका मुख्य भोजन है। और ये इस कच्चे मांस किन से प्राप्त करते हैं, जैसे सील मछली है, सील मछली, हेवेल मछली और शीलोइन, शीलोइन व अन्य छोटी छोटी मछलियां, अन्य छोटी छोटी मछलियां तथा स्थलीय जीव जंतुओं के द्वारा, स्थलीय जीव जंतुओं से भोजन की प्राप्ति होती है। इसके बाद में बात करें इनके वस्त्र, यानी वस्त्र किस प्रकार के होते हैं, तो अगला पॉइंट अपना है वस्त्र। वस्त्रों में बात करें तो एस्किमो के वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल से बने होते हैं, यानी कैरिबो एक पशु होता है, यानी इनके वस्त्र मुख्यतः कैरिबो कैरिबो की खाल से बने होते हैं, से बने होते हैं। और ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म और हल्की होती है, यानी कैरिबो की खाल है वो सील मछली की खाल से थोड़ी हल्की होती है, और उससे क्या है, वस्त्र बनाए जाते हैं और गर्म भी रहती है। ध्रुवीय भालू के समूर से बने वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य, और इनका जो वस्त्र बनाने का कार्य है वो स्त्रियां करती हैं, यानी वस्त्र बनाने का काम, वस्त्र बनाने का काम स्त्रियों द्वारा किया जाता है। वस्त्र बनाने का काम स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और स्त्री और पुरुष दोनों ही के वस्त्र एक ही समान होते हैं, यानी स्त्री और जो पुरुष होते हैं उनके वस्त्रों में कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता, दोनों के वस्त्र समान ही होते हैं। एस्किमो जर्सी नुमा बांदार वस्त्र पहनते जिसे तिमिया कहते हैं, यानी आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि तिमियाक किसे कहते हैं, यह है तिमियाक। प्रश्न पूछ ले कि तिमियाक किसे कहते हैं, तो इसमें होता है कि जर्सी नुमा
जर्सी नुमा बाहादार, जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र, यानी जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र होता है जिसे तिमियाक कहते हैं। जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र जिसे तिमियाक कहते हैं। तिमियाक कहते हैं। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र यानी कपड़े को अनहोक कहते हैं। एक होता है अनोहाक, अनोहाक, अनोहाक है वो है तिमियाक, यानी तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, यानी जो तिमियाक होता है वो तो जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र होता है जो नीचे पहना जाता है, और उसके ऊपर है ना वो तिमियाक के ऊपर अनहोक पहना जाता है तो उसे अनहोक कहते हैं। और शील मछली की खाल से जूते बनाए जाते हैं जिनको कार्मिक, यानी आप ऐसे ध्यान रखना, यानी कार्मिक या मुकलुक्स, कार्मिक या मुकलुक्स से कहते हैं। तो ये है कि शील की खाल से, शील की खाल से बने जूते कार्मिक या मुकलुक्स कहलाते हैं। यानी ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि तिमियाक तो क्या होता है, एक जर्सी नुमा बाहादार वस्त्र होता है, और उन हाक क्या होता है, उन हाक तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। और कार्मिक या मुकलुक्स क्या होता है, यानी शील की खाल से बने जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करें तो एस्किमो के निवास क्षेत्र किस प्रकार के हैं। तो इनके निवास क्षेत्र में बात करें तो सबसे पहले है जो आपने काफी सुना होगा, इग्लू। इग्लू, अब इग्लू क्या है, इग्लू है बर्फ से बने मकान, बर्फ से बने मकान, बर्फ से बने मकान क्या कहलाते हैं, इग्लू। और ये शीतकालीन मकान होते हैं, शीतकालीन, यानी बर्फ से बने एस्किमो के मकानों को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। निवास क्षेत्रों की बात कर रहे थे और निवास क्षेत्रों में सबसे पहले इनके हैं इग्लू। यानी इग्लू क्या होता है, इग्लू बर्फ से बने मकानों को इग्लू कहा जाता है जो एस्किमो को क्या होता है, घर होता है। और दूसरा एक मकान है इनका, उनका नाम है कर्मक। कर्मक, अब ये कर्मक क्या होते हैं, ये लकड़ी व हवेल की हड्डियों से, यानी लकड़ी व हवेल मछली या हवेल, लकड़ी व हवेल की हड्डियों के ढांचे से बने हुए मकान होते हैं। यानी उनके ढांचे से बने मकान को क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं।
और ये कर्मक 5 से 6 फीट भूमिगत व 2 से 3 फीट ऊपर उठे होते हैं, इन्हें कर्मक कहते हैं। और इनके प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है, किसका, कर्मक का। और ग्रीष्म काल में शिकार के दौरान ये लोग क्या है, अस्थायी तंबू बनाते हैं। इसके अलावा क्या है, ग्रीष्म काल में अस्थायी तंबू में निवास करते हैं, यानी ग्रीष्म काल में ये अस्थायी तंबू बनाकर उनमें निवास करते हैं। ये तो इनके निवास गृह थे। अब बात करें इनके यंत्र और उपकरण, यानी इनके यंत्र और उपकरण कौन कौन से होते हैं, यंत्र व उपकरण। यंत्र है उपकरण की बात करें तो यंत्र और उपकरण में सबसे पहले है कयाक। यानी कयाक क्या होता है, तो कयाक चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है, यानी चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव, चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव जो 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है, उसका नाम है उमियाक। ये भी एक प्रकार की नाव होती है, उमियाक। ये भी एक बड़ी नाव होती है, यानी बड़ी नाव जो हेवेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है, यानी उमियाक और कयाक ये दो नाव होती हैं। तो कयाक तो चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव है, और उमियाक है वो एक बड़ी नाव है जो हेवेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। उसके बाद में बात करें तो 3 नंबर पे इनका हथियार है वो है हार्पून। ये सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त एक भालानुमा हथियार है, यानी भालेनुमा हथियार है जो रस्सी से बंधा होता है, और सील मछली का शिकार किया जाता है या सील मछली के शिकार में काम में लिया जाता है, एक ही बात है। यह हार्पून। अब बात करें सलेज। ये सलेज क्या होती है, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन यानी बिना पहिए के पहिए विहीन गाड़ी, यानी बिना पहियों के बर्फ पर चलने वाली एक गाड़ी होती है ये सलेज, जिसे
कुत्ते व रेंडियर द्वारा खींचा जाता है, खींचा जाता है। तो ये तो थे इनके प्रमुख यंत्र और उपकरण, यानी जो अपनी आजीविका के लिए कौन कौन से यंत्र और उपकरण काम में लेते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी समाज और संस्कृति के बारे में, यानी समाज किस प्रकार का होता है इनका और इनकी संस्कृति किस प्रकार की होती है। समाज व संस्कृति। तो ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं पहली बात तो, और इनका जीवन है वो घुमक्कड़ होता है, आदिम ढंग से जीवन यापन करते हैं, यानी प्राचीन ढंग से जीवन व्यापन करते हैं। छोटे छोटे समूह में रहते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पितृवंशीय समाज है इनका, यानी पिता का मेन पद होता है या मेन ओहदा होता है, पितृवंशीय समाज है। और इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा क्या है? प्रचलित है, यानी एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता है। उत्सव व समारोह मनाते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। जादू टोनों में विश्वास करते हैं, जादू टोनों में विश्वास करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इनका वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन, यानी वातावरण समायोजन किस प्रकार का है? तो वातावरण समायोजन में एस्किमो दुर्गम सामान्य मानव के जीवन की कल्पना से परे, यानी कठोर जलवायु में निवास करते हैं और वातावरण समायोजन में अपने आप को दक्ष पाते हैं। यानी एक वातावरण समायोजन करने का इनका एक अनूठा उदाहरण है, जो हिम के निवास क्षेत्रों में मकान बनाकर ये अपना निवास करते हैं और सलेज गाड़ी बनाने के लिए वायरलेस की हड्डियां काम में लेते हैं और हिम झंझाओं और सूर्य की बिना किरणों के अपना जीवन यापन करते हैं। तो इनका वातावरण के साथ एक उचित समायोजन बनाए रखते हैं, तभी क्या है इतनी कठोर जलवायु में ये अपना जीवन यापन कर पाते हैं। उसके बाद में बात करें तो आधुनिक संस्कृति से संपर्क, कि भाई आधुनिक संस्कृति से संपर्क है कि नहीं इनका, आज आधुनिक संस्कृति से ये संपर्क कर पाते हैं या नहीं। तो एकांकित ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करने वाली इस जनजाति का 1960 के पश्चात क्या हुआ, यूरोपियन और अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा है। अब ये लोग आग्नेय अस्त्रों, बंदूक आदि का प्रयोग करने लगे, यानी पहले जो हार्पून का उपयोग करते थे उसके स्थान पर जो आग बरसाने वाले जैसे बंदूक है इनका भी प्रयोग करने लगे हैं। जैसे कयाक है जो इन हड्डियों से बनी नाव थी, उस नाव के स्थान पर आज ये मोटर संचालित नाव या सलेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग इनमें बढ़ गया है। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से हुआ है। फर, सुमर आदि के व्यापार से मुद्रा मिलने से इनके पहनाव और रहन सहन में भी
बदलाव आया है। यानी आधुनिक संस्कृति से संपर्क यह है कि आधुनिक संस्कृति से संपर्क 1960 के बाद में इनमें बढ़ा है, और 1960 के बाद में ये यूरोपियन और अमेरिकन लोगों के संपर्क में आए हैं। संपर्क में आने से पहले ये हार्पून यानी जो फेंके जाने वाला हथियार था, उस हथियार की जगह ये आज बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, और जो कयाक थी या स्लेज गाड़ी थी उनके स्थान पर ये आज मोटर चालित स्कूटर या स्नो स्कूटर यानी बर्फ पर चलने वाले स्कूटर का उपयोग करते हैं। और अमेरिकी यूरोपीय लोगों के साथ ये अपना व्यापार करके पैसे भी इनको मिलते हैं, जिससे इनके पहनावे और रहन सहन में भी बदलाव आया है। तो आधुनिक संस्कृति से भी इनका संपर्क है, ये हम कह सकते हैं। तो